Hello everyone, welcome to Mount Valley Prep School. आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर 4 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे एक आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। फिजिक्स का वो ब्रांच जहाँ हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग मैकेनिक्स बोलते हैं। जैसे साइंस को आप लोग जानते होंगे 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है फिजिक्स, फिर आता है केमिस्ट्री, फिर आता है बायोलॉजी। जहाँ भी आप नेचुरल फिनोमेनास के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। जहाँ भी एटम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। जहाँ आप लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। उसी तरीके से जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ते हैं तो फिजिक्स का ही एक पार्ट है मैकेनिक्स, जहाँ आप मोशन के बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स में ही कुछ डिफरेंट सेक्शंस हैं, जैसे कि सबसे पहले आपने पढ़ा होगा काइनेमैटिक्स, उसके बाद इसी में टर्म आता है आपका डायनेमिक्स। काइनेमैटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ इंट्रोडक्शन टू मोशन। मोशन एक्चुअली होता क्या है, मोशन के बारे में क्या क्या रिलेटेड टर्म्स है, जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो सारे टर्म्स जो आपको मोशन को समझने में हेल्प करें, मोशन क्या होता है एक्चुअली, उसको हम काइनेमैटिक्स बोलते हैं। मोशन क्यों होता है, द स्टडी ऑफ रीजन बिहाइंड मोशन इज नोन एज डायनेमिक्स। आखिर मोशन क्यों होता है, मोशन सब जानते हैं फोर्स के वजह से होता है, उसके स्टडी को हम डायनेमिक्स बोलते हैं। फिर आगे क्लास 9th में आपको पढ़ना है ये फोर्स कहाँ से जेनरेट होता है, उसके पीछे का रीज़न कहीं ना कहीं एनर्जी है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग आपने पहले पढ़ा होगा फोर्स इज एनी पुश और पुल। पुश का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर की ओर धक्का मारना। मैं अभी दीवार को ऐसा पुश कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींचना, वो पुल कहलाता है। लेकिन ये डेफिनेशन अभी सफिशिएंट नहीं है। फोर्स का डेफिनेशन कहा जाता है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच चेंजेज और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन होता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जिसके पास डायरेक्शन होता है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं फोर्स विच चेंजेज और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सबसे पहला एक क्या टर्म आता है, स्टेट। स्टेट का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट अभी किस कंडीशन में है। अभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या ऑब्जेक्ट अभी मोशन में है। ऑब्जेक्ट अभी जिस कंडीशन में है हम उसको ऑब्जेक्ट का स्टेट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, फोर्स कैपेबल है किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसको मोशन से रेस्ट में ला सकता है। दूसरी बात, इसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि वो स्टेट को चेंज ही कर देगा, ट्राइज टू चेंज। हम ऐसा दीवार को धक्का मार रहे हैं, मैं कैपेबल नहीं हूँ दीवार को मूव करने का, लेकिन फिर भी फोर्स लग रहा है क्योंकि हम ट्राई तो कर रहे हैं ना स्टेट को चेंज करने का। इवन आप अगर स्टेट को चेंज करने का कोशिश भी करते हैं तो वो फोर्स कहलाता है। हो सकता है अगर आपका फोर्स काफ़ी कैपेबल हो, जैसे कि मार्कर है, इसको हम फोर्स लगा के ऊपर ले जा सकते हैं, तो मैंने इसको भी रेस्ट से मोशन में ले आया तो ये चेंजेस का केस है। हाँ, लेकिन हम दीवार को कितना भी पुश करें इसको मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ट्राइज टू चेंज वाले सिचुएशन में आता है। दोनों सिचुएशन में फोर्स लग रहा है, इसीलिए फोर्स का डेफिनेशन कहा गया फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच चेंजेज और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स ऐसा नहीं है कि हमेशा रेस्ट को मोशन में ही लाएगा, मोशन को रेस्ट में ही लाएगा। ये और भी बहुत सारा काम कर सकता है। जैसे फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। कोई रबर है, आप उसको खींच के बड़ा कर सकते हैं, उसको दबा के आप छोटा कर सकते हैं, ऐसे रबर को है। किसी भी ऑब्जेक्ट के आप साइज को चेंज कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, कोई साइकिल ही है, कोई बच्चा 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चला रहा है, आप उसको धक्का दे दीजिए, हो सकता है या तो गिर जाएगा, नहीं तो उसका स्पीड इंक्रीज कर जाएगा।
अगर उसका स्पीड इंक्रीज कर गया 4 मीटर पर सेकेंड, वो तो पहले भी मोशन में था, अभी भी ये मोशन में ही है, तो हो सकता है फोर्स लगाने के बाद भी ऑब्जेक्ट मोशन टू मोशन में ही रहे, लेकिन उसका स्पीड चेंज कर जाएगा। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इंक्रीज ही होगा, हो सकता है डिक्रीज भी हो। कोई साइकिल चला रहा है, आप उसको पीछे की ओर खींच दीजिए फोर्स लगा के, हो सकता है इसका स्पीड हो जाए 1 मीटर पर सेकेंड। कभी इसका स्पीड डिक्रीज कर सकता है, कभी इसका स्पीड इंक्रीज कर सकता है, इसलिए हम लोग सिंपली बोलते हैं कि चेंज, मतलब ये स्पीड चेंज कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, साथ साथ डिक्रीज भी कर सकता है। तो बेसिकली फोर्स का 2 डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच चेंजेज और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दूसरा हम थोड़ा सा लंबा डेफिनेशन का बना सकते हैं, फोर्स कैन चेंज द शेप, साइज, चेंज द स्पीड, और भी हम बहुत सारा टर्म्स ऐड कर सकते हैं। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कोई भी आदमी बॉल फेंकता है, क्रिकेटर उसको बैट से मार करके उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है, हो सकता है उसका स्पीड भी साथ में चेंज हो सकता है चेंज नहीं हो। मतलब फोर्स बेसिकली शेप, साइज, स्पीड और डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्स के बारे में मैक्सिमम टर्म आइजैक न्यूटन ने ही बताया है, इसीलिए उनको ऑनर करते हुए फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन रख दिया गया है। ध्यान रहे ये न्यूटन का जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं ये ऑलवेज कैपिटल एन ही होना चाहिए, आप इसके जगह पर स्मॉल एन कभी भी यूज नहीं कर सकते। हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं फोर्स में, फोर्स 2 टाइप का होता है। पहला होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब जब भी किसी फोर्स को लगाने के लिए हमको उस ऑब्जेक्ट को टच करने का जरूरत पड़ रहा है तो उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, और अगर फोर्स को लगाने के लिए हमको उस ऑब्जेक्ट को टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो हम उसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है आपका मस्कुलर फोर्स, जैसे हम लोग इस दीवार को धक्का दे सकते हैं, इस मार्कर को ऊपर उछाल सकते हैं। दूसरा इसका एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक एग्जांपल हो गया मैग्नेटिक फोर्स। 2 मैग्नेट्स अगर सेम पोल हो तो वहाँ रिपल्सन होता है, अपोजिट पोल्स है तो अट्रैक्शन है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि मैग्नेट्स के बीच में कहीं कांटेक्ट होना चाहिए। सेकेंड फोर्स हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस मार्कर को हालांकि हम पकड़ के रखे हैं, जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं ये मार्कर नीचे गिर जाता है। अर्थ से तो कोई कांटेक्ट नहीं है इस मार्कर का, ऐसा कोई सोर्स नहीं है जो अर्थ से निकल रहा है और इस मार्कर को पकड़ रहा है। अर्थ इस मार्कर को डायरेक्टली खींच सकता है बिना किसी कांटेक्ट के, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है, जहां आपको टच करने की जरूरत पड़ रही है वो आपका कांटेक्ट फोर्स है, जैसे कि मस्कुलर फोर्स हो गया और फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे ही हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, एक टर्म है हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, इस पे हम लोग इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और कोई दूसरा आदमी इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। फिजिक्स में अगर इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ दिया जाए तो प्लस और माइनस केवल और केवल हम लोग डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। ये प्लस और माइनस का मैथमेटिक्स वाला इंपॉर्टेंस यहाँ नहीं है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर हम डायरेक्शन का बात नहीं करें तो +5 और -5 को हम बिल्कुल आपस में इक्वल बोल सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इस डबल लाइन को हम लोग मॉड बोलते हैं। ये मॉड बताता है कि हमको इस डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। +5 का मतलब भी 5 ही होगा, -5 का मतलब भी 5 ही होगा। प्लस माइनस मैथमेटिक्स वाला फिजिक्स में यूज नहीं होता, इसका इंपॉर्टेंस केवल और केवल डायरेक्शन होता है। हम लोग इस डायरेक्शन वाले फोर्स को मान लेते हैं कि ये प्लस है, ऐसा नहीं है कि आप इसी को प्लस माने हो, चाहे तो आप इसको भी माइनस मान सकते हैं, इसको प्लस आप ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन अगर हम लोगों ने इसको प्लस माना है तो इसको माइनस अज्यूम करेंगे, तो ये फोर्स मेरा निगेटिव हो गया। इस फोर्स को हम लिख सकते हैं +5 न्यूटन, इस फोर्स को लिख सकते हैं -5 न्यूटन। ये दोनों ऐड होकर के नेट फोर्स यहाँ पर 0 न्यूटन हो जा रहा है। सेकेंड सिचुएशन हम लेते हैं, दूसरा कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाए और इधर से 5 न्यूटन का फोर्स फिर से लगा दे रहे हैं। इन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम है, हम लोगों ने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो इसका सॉल्यूशन होगा +5 न्यूटन और ये वाला भी +5 न्यूटन। दोनों ऐड होकर के नेट आ रहा है +10 न्यूटन। ध्यान रहे यहाँ पे प्लस लिखना जरूरी है।
अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे फोर्सेस का सम 0 आ रहा है तो हम उसको बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं, और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे फोर्सेस का सम 0 के अलावा कुछ भी आ रहा है तो ये अनबैलेंस्ड कहलाएगा। एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे फोर्सेस को हम रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस का सम 0 आया तो ये इसका रिजल्टेंट फोर्स है, यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस का सम 10 आया तो ये इसका रिजल्टेंट फोर्स हो गया। अगर यही रिजल्टेंट फोर्स 0 हो रहा है तो ये बैलेंस्ड फोर्स का केस हो गया। अगर ये रिजल्टेंट फोर्स 0 के अलावा कुछ भी हो रहा है तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स का केस होता है। इसमें कुछ स्पेशल रूल्स भी है। जैसे मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस पे हम लोगों ने एक फोर्स लगाया इधर से 10 न्यूटन का और दूसरा फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में ही 10 न्यूटन का। ये फोर्स बैलेंस्ड होगा या अनबैलेंस्ड? ये फोर्स प्रॉपर इस डायरेक्शन में है इसलिए इसको हम +10 न्यूटन लेंगे। ये फोर्स एक्चुअली इसका एरो दिया गया है इस डायरेक्शन में, लेकिन इस डायरेक्शन में दिया गया है इसलिए इस पार्ट को हम नेगेटिव नहीं मानेंगे। हम लोगों ने इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था, इस वाले डायरेक्शन को निगेटिव माना था। ये एरो किस तरफ दिया गया है ये मैटर नहीं करता, हमको डायरेक्शन देखना है। ये डायरेक्शन दोनों का दोनों सेम डायरेक्शन है इसलिए इसको भी हम पॉजिटिव ही लेंगे, और ये +10 न्यूटन होकर के फाइनली 20 न्यूटन हो जा रहा है। मतलब इस ऑब्जेक्ट का नेट फोर्स 20 न्यूटन हो गया और ये अभी भी अनबैलेंस्ड ही है। फोर्थ केस हम ले रहे हैं, यहाँ पे एक फोर्स लगाया हम लोगों ने 10 न्यूटन का, दूसरा फोर्स हम लोगों ने नीचे से लगा दिया 10 न्यूटन का। अब क्या हम लोग इस फोर्स को ऐड करके बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड बोल सकते हैं? इस फोर्स को ऐड तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको वेक्टर रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जाना होता है जो आपको भी नहीं पढ़ना है। तो आप फिलहाल इतना ध्यान रखिए, आप उन्हीं फोर्सेस को इन रूल से ऐड कर सकते हैं जो एक लाइन में है। जो भी फोर्स एक लाइन में नहीं है आप फिलहाल उनको ऐड नहीं करेंगे। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे केवल 2 फोर्सेस लग रहा है और वो एक लाइन में नहीं है तो वो कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता। यहाँ से मान लीजिए 10 न्यूटन इधर लग रहा है, ये 10 और 10 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इन दोनों का सम नेट 0 हो गया, लेकिन अभी भी तो 10 फोर्स इस पे नीचे लग रहा है तो ये स्टिल अभी भी अनबैलेंस्ड फोर्स का ही कंडीशन है। बेसिकली सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नोन एज इट्स रिजल्टेंट फोर्स। इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0 इट इज सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्स। इफ द नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट 0 दैट इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्स। इसमें न्यूटन ने एक एजम्पशन करके चला था, जैसे कहीं भी आपको कहा जा रहा है कि एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ लेंथ ब्रेथ भी होगा, उसका कुछ हाइट भी होगा। न्यूटन ने जो भी रूल्स बनाया वो सब का सब पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल था। ये 2 एजम्पशन है न्यूटन का, पहला पॉइंट मास, दूसरा रिजिड बॉडी। न्यूटन का जो भी रूल्स हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे वो केवल इन 2 तरह के बॉडीज के लिए ही एप्लीकेबल है। पॉइंट मास का मतलब है कोई भी एक ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं 5 kg का, वो 5 kg कोल भी हो सकता है, कोयला भी हो सकता है, 5 kg का आयरन रॉड भी हो सकता है, 5 kg का दीवार भी हो सकता है। न्यूटन ने कहा जी नहीं, अगर कहीं 5 kg लिखा हुआ है इसका मतलब हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑलमोस्ट 0 है। वो एक पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑलमोस्ट 0 है और उसका पूरा का पूरा 5 kg मास केवल इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज नहीं है, हम बस इमेजिन करते हैं। ये कंप्लीटली इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है, ऐसा रियलिटी में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। इमेजिनरी बॉडी, पॉइंट मास, हम ऐसा मानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का पूरा मास किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको हम पॉइंट मास बोलते हैं। और जो भी रूल्स आप आगे पढ़ेंगे सबका सब केवल और केवल पॉइंट मास के लिए ही डिजाइंड है। सेकेंड है रिजिड बॉडी, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे आप कितना भी फोर्स लगाएं उसका शेप साइज चेंज नहीं हो सकता है, उसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। ये भी परफेक्टली पॉसिबल नहीं है। अगर आप आयरन को भी बहुत ज़्यादा फोर्स से पुश करेंगे हो सकता है वो मुड़ जाए, टूट जाए। लेकिन न्यूटन ने भी ये सेकेंड रूल बताया कि आप किसी भी बॉडी पे कितना भी फोर्स लगाएं, अगर उसका शेप साइज चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम रिजिड बॉडी बोलेंगे। और उनका सारा का सारा रूल्स केवल पॉइंट मास और रिजिड बॉडी के लिए ही एप्लीकेबल होगा। ये 2 ड्रॉबैक्स है न्यूटन्स लॉ का। क्लियर? नॉर्मली हम लोग परफेक्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को रिजिड बॉडी मान करके चलते हैं। इसमें एक रूल और है
किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर नेट फोर्स 0 है, बैलेंस्ड फोर्स उस पर लग रहा है, तो वो फोर्स उसमें कोई भी चेंज नहीं ला सकता। बैलेंस्ड फोर्स बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता है। जैसे एक बैलून है, इस बैलून को आप इधर 10 न्यूटन से प्रेस कीजिए और इसी बैलून को आप इस डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन से प्रेस कीजिए, +10 -10 इक्वल फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसका नेट सम तो 0 हो गया, रिजल्टेंट फोर्स, फिर भी ये बैलून फूट जाएगा। आखिर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो उसको फूटना नहीं चाहिए। इसका सिंपल सा रीजन न्यूटन ने दिया कि उन्होंने कहा कि बैलेंस्ड फोर्स के वजह से कोई भी चेंज नहीं आ सकता है, फिर भी ये बैलून क्यों फूट जाता है? क्योंकि ये बैलून ना ही पॉइंट मास है ना ही रिजिड बॉडी है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन अगर आप फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप साइज चेंज नहीं होना चाहिए। रिजिड बॉडी का मतलब तो यही है, और ये बैलून रिजिड बॉडी नहीं है, इसीलिए ये बैलून वाला पार्ट पे कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब हम लोग जो भी रूल्स पढ़ रहे हैं केवल उन्हीं बॉडीज के लिए स्टडी करेंगे जो फुल्ली सॉलिड है। जो फुल्ली सॉलिड ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कोई इंसान ही है नॉर्मली, इसको कोई आदमी इधर से भी हिट किया, 10 न्यूटन से एक थप्पड़ मारा, सेकंड पर्सन इसको 10 न्यूटन से ऐसा मार रहा है, तो नेट फोर्स तो अभी भी इस पर्सन पे 0 ही है, फिर भी इसको चोट लगता है। रीजन? क्योंकि ये पर्सन का जो फेस है वो फुल्ली रिजिड बॉडी भी नहीं है और साथ साथ पॉइंट मास भी नहीं है। अगर ये रिजिड बॉडी पॉइंट मास होता तो शायद इसको चोट नहीं लगती। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आप लोग को ध्यान रखना है कोई भी एग्जाम्पल सोचते हुए वक्त। हम लोग जैसे ही बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स से आगे बढ़ते हैं, हम लोग को सबसे अब पढ़ना है आगे न्यूटन का 3 रूल्स। सबसे फर्स्ट रूल है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद आपको पढ़ना है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फिर आपको पढ़ना है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। यहां सबसे पहले एक टर्म आया इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया को एक्सप्लेन करने का 2 तरीका है। आप बोल सकते हैं कि एक बॉडी का क्वालिटी भी है और शायद एक डिसक्वालिटी भी। कोई भी एक ऑब्जेक्ट अपना स्टेट खुद से चेंज नहीं कर सकता जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं। ये बोर्ड अगर 100 साल तक भी यहाँ रहे तो ये अपने जगह पर से नहीं खिसकेगा जब तक इस पर हम कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते हैं। इनर्शिया रूल यही कहता है जब तक आप किसी भी बॉडी पे कोई भी फोर्स नहीं लगाते हैं, एक बात ध्यान रहे, ये फोर्स बिल्कुल एक्सटर्नल होना चाहिए और अनबैलेंस्ड ही होना चाहिए। बैलेंस्ड फोर्स और इंटरनल फोर्स कभी भी कोई चेंज नहीं लाता। जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ये मान लीजिए मेरा एक ऑब्जेक्ट है ए, इसका कुछ मास होगा, जब तक इस पे हम कुछ एक्सटर्नल और अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाएंगे, ये इसमें किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर ये रेस्ट में है तो मोशन में नहीं जा सकता, मोशन में है तो रेस्ट में नहीं जा सकता, या हालांकि अपना डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकता जब तक आप इस पे नेट एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स कुछ भी नहीं लगाते हैं। जैसे कि मून पर अगर कोई आदमी जाता है तो उसके पैर का निशान अगर आप 100 साल के बाद भी देखेंगे जा करके तो बिल्कुल वैसा ही है, किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि मून पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो उसको मिटा सके। तो ये फुल्ली इनर्शिया के लॉ को प्रूफ करता है। आप जब तक ऑब्जेक्ट पे किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगाएंगे उसके स्टेट में बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही है। उन्होंने कहा क्या, अ बॉडी कांट चेंज इट्स स्टेट unless acted upon by an external unbalanced force applied। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे आप एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाएंगे उसके स्टेट में बिल्कुल ही कोई चेंज नहीं आएगा। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। इसमें ध्यान क्या रखना है, फोर्स ऑलवेज एक्सटर्नल ही होना चाहिए, इंटरनल फोर्स कभी भी कोई चेंज नहीं लाएगा। दूसरा, ये फोर्स बिल्कुल अनबैलेंस्ड होना चाहिए। अगर आप बैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं तो भी यहाँ इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी चेंज आने नहीं जा रहा है। दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया।